नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे। प्रदेश में शुरू हुई चार धाम यात्रा। गंगोत्री यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ यात्रा की शुरुआत। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर आग्रह। राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं से किया आग्रह। मौसम के मद्देनजर संभल कर करे यात्रा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार करें यात्रा शुरू। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी। बारिश और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े ले जाएं। स्वास्थ्य बिगड़ने पर नजदीकी हेल्थ सेंटर पर ले सलाह। राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है। केदारनाथ धाम में यात्रा को लेकर आपको बता दें कि 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है प्रदेश में और मौसम के मद्देनजर संभल कर यात्रा करें, ये आग्रह किया है राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं से। बारिश और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े ले जाएं। स्वास्थ्य बिगड़ने पर नजदीकी हेल्थ सेंटर से ले सलाह। मौसम के मद्देनजर संभल कर करें यात्रा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार शुरू करें यात्रा। बारिश और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े ले जाएं। मौसम के मद्देनजर संभल कर करें यात्रा। प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है। चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो गई। के मद्देनजर संभल कर करे यात्रा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार यात्रा करे शुरू। बारिश और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े ले जाएं, ये आग्रह किया है राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं से जो चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं उत्तराखंड में और गंगोत्री यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। प्रदेश सरकार इस बार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग पर पहले से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस कड़ी में स्वास्थ्य सचिव केदारनाथ धाम तक की पैदल यात्रा कर जगह जगह स्वास्थ्य इकाइयों का निरीक्षण किया। चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है उत्तराखंड में और आपको बता दें कि बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं यात्रियों को मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार लगातार डटी हुई है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव ने पैदल यात्रा करके यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। वहीं उत्तराखंड की प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जगदीशिला की डोली इस बार 3 मई से उत्तराखंड के सभी धामों में यात्रा करेगी। बाद में यह यात्रा 30 मई को समाप्त की जाएगी। इस मौके पर मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि जिस प्रकार देवभूमि को तीर्थाटन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर 4000 के अलावा लगभग 1000 सिद्धपीठ हैं और प्रचार प्रसार की कमी के चलते आने वाले यात्रियों को उनके विषय में जानकारी नहीं होती। इस यात्रा का उद्देश्य उन सभी सिद्धपीठ से यात्रियों को अवगत कराना है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा इन सभी स्थानों की एक लिस्ट पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को दी गई है और उनसे आग्रह किया गया है कि उत्तराखंड की पर्यटक कोशिका में
इनका जिक्र किया जाए और इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे राजस्व के साथ साथ आने वाले पर्यटकों को भी इन सिद्ध पीठों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। देखिए, विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 24वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। यह यात्रा 3 मई को हरिद्वार से प्रारंभ होगी और उत्तराखंड के 13 जनपदों का 10,500 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये विशोन पर्वत केरी गढ़वाल में पड़ता है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी और वहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी ने तपस्या की। 30 मई को गंगा दशहरा है, उस दिन इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे पूरे विश्व में शांति कायम हो, जो हमारी देव संस्कृति वो जिंदा रहे। वहीं कांग्रेस के मंत्री प्रसाद नैथानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री को अपने अधीनस्थ अधिकारी का एसीआर लिखने का अधिकार पहले से ही है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार में जो नौकरशाह हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। वो मंत्रियों के फोन तक नहीं उठाते, इसके अलावा कोई जवाब भी नहीं देते। उन्होंने कहा कि वो उनकी बात को नहीं सुनते, बल्कि उनके कागजों को कूड़ेदान में डाला जाता है। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का यह स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकारियों पर अगर अंकुश नहीं लगेगा तो यह तो निरंकुश है। यहां पर अधिकारी किसी की सुनते ही नहीं है। नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि ये तो अधिकार तो पहले से ही है। किसी भी मिनिस्टर को अपने मातहत जो भी अधिकारी है उसके सीआर लिखने का अधिकार तो पहले से ही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस सरकार में नौकरशाह जो है वो कंट्रोल में, नौकरशाह निरंकुश हो चुके हैं। फोन नहीं उठाते, रिस्पांस नहीं देते हैं। मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके कागजों को कूड़े के दान में डाला जाता है। तो सतपाल महाराज जी का ये स्टैंड जो है ये एक किस्म से बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्योंकि अधिकारियों पर, नौकरशाह पर अगर अंकुश नहीं होगा तो ये तो निरंकुश हैं, ये किसी की सुनते ही नहीं है। और इस सरकार में तो ज्यादा ही हुआ है। मैं भी मंत्री रहा हूँ, लेकिन मेरे अधीनस्थ जो भी आईएएस रहे उन बेचारों ने बड़ा कोऑपरेट किया और हमारी बात को कभी टाला नहीं, क्योंकि हमारी बात सकारात्मक होती थी। अब कई मंत्री ऐसे हैं जो उनके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि आईएएस उस बात को माने, लेकिन नौकरशाह पर अंकुश लगाया जाना। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। देवों की भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था के केंद्रों पर शीश नवाने आते हैं। उत्तराखंड सरकार धार्मिक पर्यटन को सुगम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। जहां एक ओर 4 धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से प्रगति पर है, वहीं ऑल वेदर रोड ने तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के साथ साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प पर तेजी से काम हो रहा है। धामी सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों के सुनियोजित विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के 60 से अधिक प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है। मिशन के तहत इन दिव्य धामों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास ने धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी है, जिससे तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के लिए उत्तराखंड यात्रा बन रही है बेहतर, सुगम और सुरक्षित। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारे प्राचीन मंदिरों के लिए, जिससे अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राज्य सरकार इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है।
जिससे बड़ी तादाद में युवा पर्यटक आकर्षित होंगे और यहाँ रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार के इन नीतिगत फैसलों से संपूर्ण विकास को मिलेगा एक नया आयाम। एक साल नई मिसाल। हर मुद्दे पर होगी अब बात, दिन हो चाहे हो रात, राजनीति में हो हलचल, भ्रष्टाचारियों की शामत हर पल, अपराध पर लगेगी लगाम, जनहित के होंगे सारे काम, क्योंकि खबर जहां हर खबर वहां। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि विश्व बैंक, ADB और जायका सरीखी विदेशी वित्तीय एजेंसियों से फंडिंग जुटाकर प्रदेश सरकार 11 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि 13 बड़ी परियोजनाओं पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इनमें से आधा दर्जन परियोजनाएं जल्द पूरी हो जाएंगी। साथ ही महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि सरकार का पूरा फोकस अवस्थापना विकास की योजनाओं पर है। इसमें राज्य सरकार ने अपने 5 सालों में राज्य की आर्थिक विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है। देखिए, राज्य को अपने संसाधन जुटाने के साधन तो निर्माण करने ही पड़ते हैं और मैं मुख्यमंत्री से आभारी हूँ कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अगर इस राज्य की तुलना की जाए तो अनेकों राज्यों से बहुत आगे है और विकास की गति से भी देखा जाए तो हर क्षेत्र का विकास इस समय जमीन पर उतारा जा रहा है। और मैं मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भारत सरकार को जाते हैं वो बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसको समाधान में निकालते हैं। चाहे आपका हेमकुंड का रोपवे का विषय हो, केदारनाथ का रोपवे का विषय हो, जिनकी हम कभी अकाल्पनिक चीजें मानते थे, आज वो ध्यान उतारने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोड का जो स्वरूप है उत्तराखंड के अंदर, जिस पर अनेकों बार कुछ लोगों द्वारा तथाकथित जो राजनीतिक दल हैं, विरोधी दल हैं, उन्होंने एक प्रकार से अनेकों प्रश्न खड़े किए, लेकिन आज उस ऑल वेदर रोड ही है जिसके कारण बड़ी संख्या में यात्री हमारे बढ़ने वाले हैं। वहीं देहरादून शहर में विक्रम संचालक खुलेआम परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। देहरादून के विभिन्न चौक चौराहों पर विक्रम संचालक फुटकर सवारियां बिठा रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। इससे कई स्थानों पर यातायात भी बाधित हुआ है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने विक्रमों के फुटकर सवारी बिठाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है, लेकिन फिर भी विक्रम चालक बाज नहीं आ रहे हैं, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। SP ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि
लगभग 900 चालान विक्रम चालकों के किए गए हैं, लेकिन फिर भी चालक बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने कई विक्रम सीज किए और 30 विक्रमों के परमिट कैंसिल भी किए हैं। विक्रम चालक एक्चुअली विक्रम कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स में चलता है। विक्रम ने कहीं पे भी बीच में नहीं रुकना चाहिए, फिर भी वो पॉइंट टू पॉइंट कैरियर के रूप में चल रहे हैं, वो इलीगल है। एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमने राजपुर से लेके क्लेमेंट टाउन आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि बसेस ज्यादा से ज्यादा चले और विक्रम उसके फीडर के रूप में काम करे। कई मौकों पर समझाया गया। हमने पिछले मार्च महीने में 750 कुल विक्रम शहर में है और हमने 900 से ज्यादा चालान विक्रम के किए, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। और आप अभी भी देख सकते हैं तहसील चौक, प्रिंस चौक, दर्शन लाल पे जगह जगह पे जंक्शन पे ही खड़े होके सवारी भरने की मनमानी जो है विक्रम द्वारा की जाती है। तो इसी के तहत जो चालान की कार्रवाई कर रहे थे वो चालान तक सीमित ना रखते हुए हमने 3 दिन पहले लगभग 30 विक्रमों के परिवहन के परमिट कैंसिलेशन के लिए वहीं दून में डीजल से चलने वाले करीब 1500 वाहनों पर 1 अप्रैल से प्रतिबंध के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। इससे वाहन संचालकों को बड़ी राहत मिली है। विक्रम जन कल्याण सोसाइटी के अधिवक्ता भुवन भट्ट ने याचिका डाली थी कि परिवहन विभाग की ओर से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो विक्रमों को 1 अप्रैल से प्रतिबंधित किया जा रहा था, जबकि डीजल से चलने वाले शेष ऑटो विक्रमों को 31 दिसंबर 2023 के बाद प्रतिबंधित करना था। इनके स्थान पर BS6 श्रेणी के पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को संचालित किए जाने की योजना थी। इसके विरोध में विक्रम जन कल्याण सेवा समिति और दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता भुवन भट्ट के अनुसार हाईकोर्ट के जज मनोज तिवारी ने सुनवाई करते हुए परिवहन विभाग के फैसले पर स्टे लगा दिया। सुनवाई के दौरान अगली तारीख 28 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं सुनील शर्मा ने बताया कि जो व्यक्ति ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेगा उनके ऊपर RTO द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो विक्रम संचालक हैं, ये लोग जो हमारे RTA का निर्णय था 1 नवंबर 2022 को, उसके विरुद्ध वे लोग को हाई कोर्ट में गए थे। तो हाई कोर्ट ने इनको 28 तारीख तक स्टे दिया हुआ है कि ये तब तक वाहन का संचालन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि सारे विक्रम ये सुनिश्चित करेंगे और एक एफिडेविट देंगे 48 घंटे के अंदर कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक बाधित हो या समस्या हो। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में माननीय हमारे CS साहब के निर्देशानुसार ट्रैफिक कंजेशन दूर करने के लिए नया अर्बन मोबिलिटी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि ये जो विक्रम है झुंड बनाकर खड़े ना हो, झुंड बनाकर ये मेन रोडों पर ना चले। दूसरा, जंक्शन पर ही सवारी उठाए और बैठाए नहीं, जिससे कि जाम की समस्या पैदा होती है। हमने इन लोगों को यूनियन के माध्यम से कहा हुआ है कि किसी भी जंक्शन पर 50 मीटर और 100 मीटर के बीच के दायरे में ये लोग सवारी उतारे और बैठाने की नहीं। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में मॉडल कानून को लागू करने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। समान नागरिक संहिता विधि आयोग को देसाई समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने बताया कि उसी आधार पर तैयार होगा मॉडल कानून। देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में है। सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी ने बताया कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठकें कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले कुछ राज्यों में इसको लागू करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। भाजपा इस मामले में जनसंख्या नियंत्रण कानून के तर्ज पर कदम उठा सकती है।
उन्होंने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले पार्टी शासित राज्यों असम, उत्तर प्रदेश ने कदम उठाए हैं। इसके बाद कई और पार्टी शासित राज्यों ने इनमें दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता मामले में भी भाजपा वही रणनीति अपना सकती है, जिसके तहत पहले कुछ राज्य इसे लागू करें और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाए। सरकार से आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने विभिन्न ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से जनता को सुनिश्चित किया है जो हमारे देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। और उसी में हम लोगों ने जैसे समान नागरिक संहिता की भी बात की है और उसको पूरे देश में लागू करने के लिए एक मॉडल कानून की भी व्यवस्था हुई है। लेकिन अभी हम लोग विधि आयोग की जो देसाई समिति की रिपोर्ट है उसकी तरफ से जो भी हमें गाइडलाइंस आती हैं उसके मुताबिक हम लोग आगे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान डोभ श्रीकोट गांव पहुंचे और अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। मामले पर आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि अंकिता भंडारी के परिजन समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय और उनके आवास में मिलने आते रहते थे, जिसके बाद वे आज खुद अंकिता के परिजनों से मिलने आए और कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही बताया कि गांव में पानी की समस्या, रोड की समस्या और नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखने समेत कुछ विषयों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्याओं के निदान को लेकर सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कंटिन्यूसली हम लोग मिलते ही रहते हैं, कभी ऑफिस में या मेरे अपने रेजिडेंस पे। तो आज मुझे चांस मिला तो मैं फैमिली के यहाँ पे आया हूँ और जो इश्यूज हैं वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड या सड़क से रिलेटेड और थर्ड अंकिता के नाम पे कॉलेज का जो है या कुछ एक और इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन भी और पॉजिटिवली हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमें सोल्यूशंस भी मिलेंगे। कंटिन्यूसली हम लोग मिलते ही रहते हैं, कभी ऑफिस में या मेरे अपने रेजिडेंस पे। तो आज मुझे चांस मिला तो मैं फैमिली के यहाँ पे आया हूँ और जो इश्यूज हैं वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड या सड़क से रिलेटेड और थर्ड अंकिता के नाम पे कॉलेज का जो है या कुछ एक और इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन भी और पॉजिटिवली हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमें सोल्यूशंस भी मिलेंगे। नगर निगम ऋषिकेश के हीरालाल मार्ग के डंपिंग ग्राउंड में आग लगने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन आग लगने की घटना से कचरे से उठने वाला धुआं लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। आपको बता दें कि नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में आग लगने की वजह से लोगों ने तेजी से धुआं उठते हुए देखा। आग लगने की जानकारी तत्काल दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। कर्मचारियों ने देखा कि आग धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ियों की ओर जा रही है, जिन्हें सुरक्षित करने के लिए दमकल विभाग ने तत्काल पानी की बौछार डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया। मौके पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग को बुझाने का प्रयास करती रही, मगर प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने की वजह से आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया। हालांकि झुग्गी झोपड़ियों को आग से बचाने में जरूर दमकल विभाग ने सफलता हासिल की, जिसके बाद मौके पर कांग्रेस नेता दीपक जाटव पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि कचरे के पहाड़ पर अब राजनीति के लिए यूज हो रहे हैं। दो माननीयों की लड़ाई में जनता कचरे के पहाड़ से उठने वाली दुर्गंध और जहरीले धुओं को झेलने के लिए मजबूर है। आगे है इस ऋषिकेश का, यहाँ पर आने वाले जो पर्यटन हैं, आप लगातार कई दिनों से देख रहे होंगे कि जो लंबी छुट्टियां पड़ रही हैं, पर्यटन इतनी ज़्यादा भारी संख्या में ऋषिकेश आते हैं। वो यहाँ पर आध्यात्म के लिए, माँ गंगा के लिए और यहाँ की आबो हवा से प्रभावित होकर इन पहाड़ों में नेचर में रहना चाहते हैं।
लेकिन यहाँ की स्थिति आप देखिए कि मेरे पीछे जो आपको जलते हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये कूड़े के पहाड़ हैं और इनमें जो लगातार जलता हुआ जो कूड़ा, ये जहरीली हवा से इस ऋषिकेश को लगातार भरे जा रहा है। लोगों का सांस लेना तक दुर्भर हो गया। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों की को जहरीली बीमारियां भी होने लगी हैं जहरीली गैसों से। वो लगभग हम 9 सवा 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे। आज के टाइम हम नहीं देख पाए और ये हमारी ये चौथी गाड़ी है, लगातार हम तब से पानी डाले जा रहे हैं आग पे। और हमने सबसे पहले आगे देखा कि जो है आग जो है झुग्गी झोपड़ियों की तरफ को बढ़ रही थी। तो हमने पहले टारगेट ये बनाया कि हम झुग्गी झोपड़ियों को सुरक्षित रखें और उसके बाद हम जो है अब दूसरे जो है कूड़े के ढेर के ऊपर की आग को बुझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हमारे को कोई पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है इस तरह से कि हमारे को पोकलैंड मशीन मिल जाए या कोई इस तरह की जेसीबी मशीन मिल जाए जो इसको पलटते रहे और हम जो इस पर पानी डालते रहें तो उससे आग बुझाना। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।